हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो अपना यूपीएससी है उसका 30 नवंबर को एक एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि है ईपीएफओ का। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके पीवाईक्यू को लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वही करने वाले हैं। कंप्लीट 1 से लगा करके 120 जितने भी मतलब कि इसमें क्वेश्चन आते हैं ईपीएफओ के एग्ज़ाम में, तो हम लोग उसके कंप्लीट फुल लेंथ जो पेपर है उसको ही सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके लास्ट यानी कि 120 तक की आप लोग रुके रहिएगा। तो अगर आप लोग क्या करेंगे, इसमें अगर अच्छे से मतलब कि रिस्पॉन्स देंगे, तो उसी के हिसाब से आगे भी सारे के सारे मतलब कि जो पीवाईक्यू हैं उनको भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे ये कौन सा हमारा पेपर है, मतलब कि ईपीएफओ यानी कि ईओ एओ का एग्ज़ाम होता है, या फिर जो हमारा एपीएफसी होता है उसके लिए जो भी हमारा आप लोग जानते होंगे कि मेंस तो होता नहीं, इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होता है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होता है, इसे ही रिटन एग्ज़ाम कहा जाता है। तो इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे कि एक होता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन और लेबर लॉ होता है, उसके बाद में अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग के बाद में क्या होता है हमारा, मतलब कि जो भी जीएस का सेक्शन होता है, और इसके बाद में इंग्लिश का सेक्शन हो गया, या कंप्यूटर का हो गया, मैथ और रीजनिंग हो गया। तो इन सारे के सारे जो हम लोग क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को आज के वीडियो में सॉल्व करने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक से लगा करके। बाकी आप लोग क्या है लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में कंप्लीट पेपर जो है मतलब कि डिवाइड है। और जो पार्ट ए है उसमें क्या होता है हमारा इंग्लिश है, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक के आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में 21 से लगा करके और 120 तक की बाकी सारे के पोर्शन का क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शायद मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कौन से ईयर का है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा 2017 के ईयर का है। अगर आप लोग इसमें अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 2021 या फिर 2023 में जो भी पेपर हुआ था उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, यानी कि इसमें आपको पूछा गया सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिटन इन अ कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस। द क्या है, द फंडामेंटल करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिफेंस हैज़ अ एंटायर लाइफ, यानी कि आपको फंडामेंटल का बताना है, बाकी आपको सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। बस आपको फंडामेंटल का सिनोनिम्स क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगा, एसेंटियल होगा, सक्सेसफुल होगा, या फिर इफेक्टिव होगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको सीधे राइट आंसर पे ही चलूँगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो हम लोगों को क्या टाइम कम है और काम ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में और थोड़ा सी मतलब कि डायरेक्ट चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एसेंटियल हो जाएगा, यानी कि फंडामेंटल का सिनोनिम्स क्या होता है हमारा, एसेंटियल होता है। उसके बाद में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स, यहाँ पे भी आपको सिनोनिम्स ही पूछा गया है। ऑफ द वर्ड रिटन इन अ कैपिटल लेटर इज सेंटेंस, इन द सेंटेंस सी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग hackneyed and redundant example from her past even a while क्या कहते हैं, डिलाइंग विद द फ्यूचर जनरेशन। तो वो आपको नहीं ध्यान देना, बस आपको ध्यान रखना कि हैकेंड का जो है, हैकनेड का जो है मतलब कि सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यानी कि क्लीचर्ड जो होगा हमारा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जो है रिटन इन अ कैपिटल, कौन सा हमारा है, इमैक्चुलेट, यानी कि इमैक्चुलेट, इसका जो हमारा सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा, क्या स्पॉटलेस होगा, या एग्जीक्यूटेड होगा, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, या फिर अनपैरेलल्ड होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि स्पॉटलेस। तो स्पॉटलेस इसका क्या हो जाएगा हमारा, सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स। हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिनोनिम्स पूछा गया है या फिर एंटोनिम्स। कभी कभी आप क्या होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम्स या फिर सिनोनिम्स की जगह पे एंटोनिम्स हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है एंटोनिम्स क्या होगा, किसका, एनिमिटी का, यानी कि एनिमिटी का एंटोनिम्स क्या होगा, एम्प्टी होगा, कॉरपोरेशन होगा, ड्यूपिटी होगा, या फिर हॉस्टिली होगा। तो आप लोगों को अगर ध्यान से भी देखेंगे तो क्या लिखा है, एनिमिटी, यानी कि अगर आप पीछे के वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो एनिमिटी का क्या हो सकता है, एनिमिटी हो सकता है, यानी कि सीधे सीधे आप अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी अगर आप वर्डों को मैच करके भी थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, वो थोड़ा सा भी मतलब कि कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, तो आप आराम से आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स, यहाँ पे भी पूछा गया एंटोनिम्स, किसका,
सी हैज़ अ रिक्वायर, क्या लिखा है, रेल्यूटिएंट, यानी कि रेल्यूटिएंट का आपको बताना है एंटोनिम्स क्या होगा। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि पाँचवें का इसका हो जाएगा हमारा ईगर। ईगर जो होगा हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा किसका, क्या कहते हैं, रेल्यूसिएंट का। रेल्यूसिएंट का हो जाएगा हमारा ईगर। उसके बाद में आता है अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन रिटर्न इन अ कैपिटल फॉर्म में। तो आपको इसमें बताना है एंटोनिम्स, इसका भी किसका बताना है, क्वीर का। तो क्वीर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, तो क्वीर आप लोग जानते होंगे जो हमारे मतलब कि एक तरीके से LGBT होता है, LGBT प्लस करके उसमें होता है, शायद उसका ही समुदाय के बारे में बात हो रही है या फिर किसी और मतलब के बारे में हो रही होगी। तो क्या है, मतलब कि उसमें भी एक क्वीर आता है, शायद उससे रिलेटेड नहीं है जो, तो मैंने गलत बोल दिया उसको। तो क्या बोला इसमें, क्वीर का जो है एंटोनिम्स बताना है आपको। तो ये क्वीर का क्या हो जाएगा हमारा, निब्बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सिक्स का, एक मिनट सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सिक्स का क्या हो जाएगा हमारा, डी, यानी कि क्या लिखा है, कस्टोमरी। कस्टोमरी जो हो जाएगा हमारा क्वीर का एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एज यू नो दैट ही इग्नोरेंट आर इजिली डेप्टी, क्या लिखा है, ड्यूप्ड हैज़ एन एरर, यानी कि इसमें से कौन सा में एरर है। आपको एरर बतानी इस सेंटेंस में कौन सी होगी, क्या, एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली ड्यूप्ड हैज़ एन एरर। कहाँ पे एरर है तो आपको बतानी है। तो आप लोगों ने साथ में पढ़ा होगा, तो कहाँ पे हमारी एरर है, दैट द इग्नोरेंट में एरर है, यानी कि हमारी हमारी एरर कहाँ पे, दैट द इग्नोरेंट वाले जो पार्ट है वहाँ पे एरर है। उसके बाद में आता है हमारा, तो अभी तो इंग्लिश के चल रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, पर अपन लोगों को जो हमारे मतलब कि कहते हैं कि GS वाले आएंगे या फिर जो हमारे मतलब कि मैथ और रीजनिंग के आएंगे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें क्या सीधे सीधे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बताने हैं आपको। अगर आपको याद है तो अभी आप लगा पाएंगे, अगर नहीं याद है फिर आपको मतलब कि रटने वाली चीज़ हो जाती है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, क्या है, एरर किसने होगी, आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गूमेंट्स आई वॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ एन एरर। कहाँ पे एरर इसमें है, तो इसमें जो एरर हो जाएगी हमारी, आई वॉट हिम फॉरवर्ड, तो यहाँ पे एरर है इस हमारी। उसके बाद में क्या है, 9 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस डोंट आस्क हिम हाउ ही इज, बिकॉज इफ ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम। तो इसमें कहाँ पे एरर हमारी है, तो इसमें हमारी हो जाएगी गेट ऑफ फ्रॉम हिम से हमारी जो है एरर है यहाँ पे। अगला आता हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज एज अ सब्सिट्यूट फॉर द फ्रेजल, यानी कि आपको यहाँ पे फ्रेजल वर्ड बतानी है कि फ्रेजल इसमें कौन सी होगी इसकी। अनेसेसरी वेयर, क्या लिखा, अनर्सरी वेयर चिल्ड्रन एंड वर्किंग पेरेंट्स आर कैरीड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स एट अ वर्क, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं मतलब कि काम करते हैं, उस समय मतलब कि चिल्ड्रन के लिए रहने की जगह क्या होती है। तो आप लोग जानते होंगे उसे क्या कहते हैं, एक तरीके से इसका नाम क्या बोल रहे हैं, जो क्या कहते हैं कि मतलब कि क्रेच, जो आप लोगों ने अगर लेबर लॉ पढ़ा है तो उसमें भी आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई भी मतलब कि इंडस्ट्री होती है उसमें क्रेच की व्यवस्था होती है, यानी कि वहाँ पे जो मतलब कि उनके महिलाएं हैं, जो उनके मतलब कि बच्चे हैं, उनके लिए मतलब कि रहने के लिए जो भी जगह होती है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज एज अ सब्सिट्यूट फॉर द फ्रेजल, इसके लिए कौन सा यूज होगा, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, यानी कि टेकन बाई फोर्स। तो इसका 11 का क्या हो जाएगा हमारा, या इम्प्रेग्नेबल, यानी कि इम्प्रेग्नेबल जो होगा हमारा इसका हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या 11 कर लिया है, लास्ट में अभी 9 बचे हैं हमारे इंग्लिश के। उसके बाद में हमारा मैथ और रीजनिंग और GS वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो अभी थोड़ा सा रुके रहिएगा और छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को, क्योंकि अभी थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने क्या सोचा है कि 1 से लेकर के 120 तक ही चला, क्योंकि बीच बीच के क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता। तो पहला फिर अगला क्या आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टेक, यानी आपको बताने यहाँ पे क्वेश्चन टेक क्या होगा इन द सेंटेंस, टेक अ सीट। तो टेक अ सीट का जो क्वेश्चन टेक क्या होगा, तो आप लोगों को अगर पता होगा क्वेश्चन टेक में क्या होता है, अगर हमारा एक पार्ट जो है पॉजिटिव में है तो दूसरा हमारा निगेटिव में बनता है, अगर दूसरा निगेटिव में है तो पहला हमारा क्या बनता है, पॉजिटिव में बनता है।
तो यानी कि टेक अ सीट, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी कि इसके लिए हमारा नेगेटिव भी कोई बनेगा। तो कौन सा होगा हमारा? टेक अ सीट का क्या हो जाएगा? वांट यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? वांट यू। क्वेश्चन नंबर 13 आता है हमारा। तो 13 का क्या हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टेक इन द सेंटेंस का? एनी वन कैन मेक मिस्टेक, एनी वन कैन मिस्टेक यानी कि कोई भी गलती कर सकता है, ठीक है। या और इसका मतलब कि जो क्वेश्चन टेक क्या होगा? तो क्वेश्चन टेक इसका हमारा हो जाएगा कांट दे। तो ये भी हमारे क्या इसका निगेटिव ही होगा। उसके बाद में आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब में बी यूज्ड इन अ ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस, यानी कि इसमें जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी? ही इज़ फाउंड ऑफ आर्ट एंड सीम टू बी एन आर्टिस्ट। तो क्या होगा इसमें यहाँ पे? कट ऑफ। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा? कट ऑफ आ जाएगा। 15 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स may be used in the blank space in the sentence. We were happy in the beginning, but now all the troubles have हो जाएगा क्रॉप्ड अप। तो क्रॉप्ड अप जो होगा इसका बढ़ जाएगा। 16वां आता है, यहाँ पे पूछा गया फिर से यहाँ पे कि फ्रेजल वर्ब कौन सी आएगी? तो फ्रेजल वर्ब आएगी यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। नो वन नो हाउ इट ऑल। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? कम अबाउट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी लास्ट के हमारे कितने बचे हैं? केवल 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इसको भी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद में मैथ और रीजनिंग स्टार्ट करते हैं और जीएस के स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स कैन बी यूज इन अ ब्लैंक स्पेस में क्या होगा? आई हैव टू। तो क्या होगा हमारा? क्लियर अप दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग, यानी जब मैंने सुबह मॉर्निंग में छोड़ा तब मैंने क्या इसको क्लियर कर रखा था। इसमें फिर से पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। तो आपको बताना है यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आएगा। तो प्रेपोजिशन आप लोगों को पता होगा जो जोड़ता है, यानी कि पोजिशन। विच वन ऑफ द विच प्रोपोजिशन मे बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। ही लिव्ड अ हैंड माउथ एग्जिस्टेंस सर्वाइविंग ऑन अ जस्ट अ फ्यू रुपीज अ वर्क। तो इसमें क्या होगा हमारा? टू, यानी कि ही लिव्ड अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड रिटन इन अ कैपिटल लेटर सेंटेंस। तो इसके लिए सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है हमारा? कैपिटल लेटर में जो लिया गया है ये कैपिटल लेटर हमारा इतना है, तो इसमें के लिए आपको बताना देयर इज़ नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, यानी कि दूध जो फैल चुका है उसके लिए रोने से कोई मतलब नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? 19 का हो जाएगा नो यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट, यानी कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होना। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड रिटन इन अ कैपिटल में। तो कैपिटल में हमारा क्या लिखा है? ह्यूमेंस सर्विस। तो ह्यूमेंस सर्विस क्या है? सर्वाइविंग द सफर्स इज ट्रू ह्यूमेंस सर्विस। तो इसका हमारा हो जाएगा जो 20 है, यानी कि एन एक्सीलेंट वर्क। इसे हम कहते हैं ह्यूमेंस सर्विस। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट क्या कर लिया है? टोटल 20 क्वेश्चन जो हमारे इंग्लिश के आए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। और आप लोग अगर यहाँ तक रुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? केवल हिंदी वाले जो क्वेश्चन है उसको ही सॉल्व करेंगे। बाकी जिसको इंग्लिश देखना है वो अगर मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा और मैं इसको टेलीग्राम पे चेंज कर मतलब कि सेंड कर दूँगा। आप लोग टेलीग्राम से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि हिस्ट्री से है। क्या पूछा गया? द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशनल। आगे क्या लिखा हुआ है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्पीरियल फाइनेंस के लेखक कौन है? तो यानी कि इतनी बड़ी बुक है, इसका नाम आप लोग देख लीजिए, एक बार चाहें तो फिर से पढ़ लीजिएगा। द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविजनल डिसेंट्रलाइज ऑफ एम्पीरियलिज्म। तो इसके लेखक कौन हमारे हैं? तो इसके लेखक हमारे कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्योंकि आप लोग पता होगा
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक मतलब कि कहते हैं कि एक वकील होने के साथ साथ एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। तो इस प्रकार से यानी कि इनका एक बुक है जो कि इतनी बड़ी बुक है। इसका कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इसका नाम था। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन जो था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा? उसने शांतिवादी नीति का पक्ष समर्थन किया। तो हाँ, बिल्कुल किया था या नहीं किया था, ये आपको बताना है। क्या उसने मतलब कि शांतिवादी पक्ष की नीति का समर्थन किया था क्या? उसके बाद में मतलब वह फ़ारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव को स्थापित करना चाहता था क्या? यानी कि अभी हम पहले चारों के चारों पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। वह चीन के विरुद्ध इंग्लैंड और रूस को मित्र बनाना चाहता था क्या? वह यूएसए के लिए एक ध्वज लहरवाहक लहरवा मिशन यानी कि जो ध्वज लहरवा मिशन था का नेतृत्व करना चाहता था। तो इनमें से कौन सा जो हमारे कर्जन के लिए सही है? तो कर्जन के लिए हमारे कौन सा सही है? यानी कि वह क्या चाहता था? फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश के प्रभाव को बढ़ाना चाहता था, यानी कि स्थापित करना चाहता था। अगला आता है ब्रिटिश इंडिया काल के असम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही चलते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके असम के बारे में क्या है? यह पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण का एक हिस्सा था क्या? 1865 में इसे सीमांत का मतलब कि इसे प्रांत का दर्जा दिया गया, या फिर 1874 में इसे बंगाल से अलग किया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया। तो इसका 23 का क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा सी वाला सही हो जाएगा। इसे अहोम के द्वारा शासित एक देशी राज्य था, तो ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि अहोम तो वहाँ पे था पर देशी था या नहीं जिसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। अगला है हमारा 1830 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघों को क्या कहा जाता था? तो कृषक संघों को क्या कहा जाता था हमारा? 24 में क्या हो जाएगा हमारा? सी यानी कि कृषक संगम कहा जाता था। कृषक संघों को क्या कहा जाता था? कृषक संगम कहा जाता था। 9 मई के दिन कांग्रेस ने इथोपिया दिवस मनाया। तो इथोपिया दिवस आपको पता करना है क्यों मनाया था। तो क्योंकि 1936 के आरंभ में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया था और उनके विरोध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना गया। तो क्या हुआ 1936 में, क्या किया था? इटली ने इथोपिया पे आक्रमण किया था और और उनके विरोध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना गया। यानी कि इटली ने जो था इथोपिया पे आक्रमण किया, तो इथोपिया वालों ने क्या किया था? उसका विरोध किया। तो इसीलिए क्या इथोपिया दिवस मनाया गया 9 मई को। अगला था भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी, इसकी स्थापना किसने की? यानी कि भारत स्त्री महामंडल के जो स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो यानी कि कौन है? सरला देवी चौधरानी, आपको याद रखना। तो काफ़ी बार मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है और हमारा स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है, और हालांकि जो ईपीएफओ है वहाँ पे भी पूछ लिया गया। तो इस प्रकार से यानी कि भारत स्त्री महामंडल की जो स्थापना की किसने की? सरला देवी चौधरानी ने की है। उसके बाद में आता है, जिसको इंग्लिश देखना है वो इंग्लिश वाला देख लेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता असहयोग आंदोलन की नहीं है? यानी कि इनमें से 3 होंगी और 1 नहीं होगी। आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था। तो यानी कि आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था, बिल्कुल सही था। यानी कि असहयोग आंदोलन से ही कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से ही अंग्रेजों की रीढ़ एक तरीके से टूटी थी। इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया। तो आप लोग जानते होंगे मध्यम वर्ग बिल्कुल संतुलित और एक तरीके से स्थिर रहा था, उसने कुछ भाग नहीं लिया था। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी ही हमारा गलत है। अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य विशेषता थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन के साथ साथ अन्य गांधीवादी सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे कि माध्य विरोधी अभियान को भी कुछ सफलता मिली, तो ये भी हमारा सही है। आगे आता कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देख के बताइएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान 1928 में निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशक का आरंभ किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1928 में क्या किया था? पाख्तून नामक यानी कि पाख्तून नामक एक प्रकाशन को आरंभ किया था। बहुत सारे लोग इस पे जा सकते हैं कि खुदाई खिदमतगार होगा। तो खुदाई खिदमतगार जो इनका था आंदोलन का नाम था, ना कि इनके प्रकाशक का नाम था। मतलब कि इनको एक और नाम से जाना जाता था, इनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता था, परंतु इनका जो मतलब कि प्रकाशन था वो क्या था? हमारा पाख्तून के नाम से था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इस पे मिस्टेक करेंगे, क्योंकि मुझसे भी एक बार मिस्टेक हो गई थी। मैंने जब इसको मैं सॉल्व करा था
आपको सॉल्व कराने से पहले। हालाँकि मुझे पता था, फिर भी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आता है हमारा 1880 के दशक में आरंभ किया गया आर्य महिला समाज। अभी देख रहे होंगे आप लोग, एक हमारा आया था, क्या नाम था उसका? एक बार फिर से देख लेते हैं क्या नाम था। स्त्री महामंडल। स्त्री महामंडल की सरला देवी चौधरानी है। स्त्री महामंडल की सरला देवी चौधरानी है। और आर्य महिला समाज के संस्थापक कौन है हमारे? आर्य महिला समाज जो है 1880 में बना था, तो इसके संस्थापक हमारे कौन है? पंडित रमाबाई हैं। तो पंडित रमाबाई को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी हमारा कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो पंडित रमाबाई कौन है? हमारी आर्य महिला समाज की संस्थापक हैं। स्त्री महामंडल समिति, जो स्त्री महामंडल है, उसके संस्थापक कौन है हमारी? कहते हैं कि सरला देवी चौधरानी। इनमें से किसने ऐसे पहली भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपने कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा? तो पत्रकार के रूप में जेल जाना पड़ा कौन थे हमारे? महात्मा गांधी नहीं थे, इनसे पहले काफ़ी लोग आ चुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी हमारे नहीं थे। लोकमान्य तिलक भी हमारे काफ़ी बाद में आए। इसका मतलब कौन होंगे हमारे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, मतलब कि एक पत्रकार के रूप में काम करते हुए भी बाद में इन्हें जेल में जाना पड़ा, जो कि एक पहले व्यक्ति थे। उसके बाद में क्या आता है हमारा? 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी निम्नलिखित में से किसके कारण जिम्मेदार था? यानी कि भारत में जो आर्थिक विकास की कमी थी, उसके जिम्मेदार कौन था? सही उत्तर चुनना है। आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में यह एक विवेदी विवेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी। तो 31 का क्या हो जाएगा हमारा? सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा जिम्मेदार कारक था। यानी कि 19वीं शताब्दी में भारत के आर्थिक विकास की कमी के लिए। तो ये तो हमारा सही है, यानी कि इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ। तीन के तीनों सही है। तो तीनों पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्या लिखा? आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, परंतु किंतु वास्तव में यह एक विभेदकारी थी, यानी कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे वो। यूरोपीय उद्यमियों के संबंध में बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारत में क्या? स्वजन, परिवार और जाति के लोग निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि भारत में क्या था? स्वजनों पर, परिवार पे और जाति पर निर्भर होते थे। बल्कि जो यूरोपीय उद्यमी थे वो क्या थे? उनको बैंक और एजेंसी और सरकार और जो भी मतलब कि घर वाले थे वो सपोर्ट करते थे। तो ये भी हमारा सही है। जब बंगालों जब बगानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजी के स्वामित्व में किया गया, तब देसी निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा हुई। तो उसमें भी हमारा सही है, यानी कि जो निवेशक थे उनकी उपेक्षा हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1, 2 एंड 3। अगला है किस समाज के सुधारक की आत्मकथा जिसका शीर्षक क्या है? लुकिंग बैक। तो यानी कि जो एक सुधारक की आत्मकथा है, लुकिंग बैक है, 1890 में आई थी। लुकिंग बैक के जो है 1890 में आई थी। दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने के लिए इनके अनुभवों के बारे में बताती है। तो कौन हमारे? तो कौन होगा हमारे? तो इसके हो जाएंगे हमारे क्या नाम हो जाएगा? ए, यानी कि धोंडे केशव कर्वे। धोंडे केशव कर्वे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा एक बार फिर से, लुकिंग बैक, धोंडे केशव कर्वे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा मतलब कि फैक्चुअल है और याद करने ही वाला है, तो आपको याद हो जाना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको रिपीट भी कर दिया। और अगर एग्जाम में कभी आता है तो आप आराम से इसको कर लेंगे अगर ध्यान रहता है तो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? तो महानिर्देशक कौन थे हमारे? अलेक्जेंडर कनिंगम थे। तो हमारे 33 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। और आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, अगर आप लोगों ने यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि हमारे सिविल सर्विसेज के लिए आता है, और जो हमारा ईपीएफओ है, इसके क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको एक मेजर चेंजेस दिख रहा होगा कि क्वेश्चन बनाने की फ्रेमिंग का तरीका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही मतलब कि एजेंसी, यानी कि एक ही मतलब कि एक तरीके से कमीशन होने के बावजूद भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग का कितना डिफरेंस हो रहा है। तो इसी प्रकार से मतलब कि आपको पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये बात आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पता लग रही होगी। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है समाज सुधारक बेगम रुकैया की नहीं है? इसका मतलब बेगम रुकैया की 3 है, बाकी एक नहीं है। तो कौन सी नहीं हो सकती हमारी? अर्धांगिनी, ग्रह, मदर इंडिया, क्या लिखा? सुल्तानास ड्रीम। तो वैसे तो आप अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा भी, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, तो इसमें 3 जो है आपको कॉमन लग रहे होंगे, बस एक ही अलग लग रही होगी। चारों को पढ़ने के बाद आप लोगों को लगा होगा कि मदर इंडिया थोड़ी सी अलग है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। जो मदर इंडिया है वो बेगम रुकैया की नहीं है, बाकी सारी की सारी बेगम रुकैया की है। अर्धांगिनी हो, ग्रह हो, या फिर सुल्ताना ड्रीम हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता मुगल
क्या लिखा है, इतिवृत्तियों की नहीं है। तो मुगल इतिवृत्तियों की कौन सी विशेषता नहीं है? इसने घटनाओं को एक सतत कालानुक्रम अभिलेख प्रस्तुत किया। अभी देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आराम से आंसर तक पहुँच जाएंगे, भले आपको आंसर नहीं आ रहा हो। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। सतत कालानुक्रम अभिलेख दिया गया। उसके बाद ये मुगल के बारे में आत्मकथा जानकारी का संग्रह। तो आप लोग जान रहे होंगे कि यात्रा वृत्तियाँ हैं तो जानकारी तो होगी, यानी कि हमारा बी तो हो गई। और यहाँ पे अगर अब देख लें थोड़ा सा भी, सतत कालानुक्रम है, यानी कि आप लोग जानते होंगे कोई भी अगर यात्रा बढ़ती है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सतत हो, कुछ ना कुछ टूट फूट मतलब कि एक तरीके से मतलब कि आगे पीछे हो जाता है। तो यानी कि ए इसका जो हमारा गलत है, यानी कि ए वाला हमारा आंसर होगा। फिर भी आगे बढ़ते हैं हम। इसने हमें यह इनसे हम यह समझ पाते हैं कि साम्राज्यिक विचारधाराएं किस तरह से उत्पन्न और प्रसारित हुई। तो ये भी हमारा हो ही जाएगा क्योंकि नॉर्मल बात है, कॉमन सेंस की बात है। इसने यात्रावृत्तियों के लेखकों को संक्षिप्त जीवनी दी। तो ये भी मतलब कि एक तरीके से सही होगा, जो लेखक मतलब होंगे उसकी जीवनी थोड़ी बहुत होगी। तो इसी प्रकार से आपको आंसर तक पहुंचना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवासी महिला नागरिक ओसीआई के बारे में, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, कुछ भारतीय है यहाँ पे, मैंने गलत बोल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी भारतीय नागरिक के बारे में सही नहीं है, यानी कि ओसीआई जो है, ओरिजिन ऑफ इंडियन सिटीजन के बारे में सही नहीं है। यह एक ओसीआई दूसरे देश का नागरिक होता है क्या? क्या एक ओसीआई जो होता है दूसरे देश का नागरिक होता है? तो बिल्कुल सही बात है। एक ओसीआई के पास भारत आने के लिए आधिकारिक प्रवेश दीर्घकालिक वीज़ा होता है। तो हमारा 36 वाला भी सही है, यानी कि बी वाला भी सही है। सभी ओसीआई के मामले में एनआरआई के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए एनआरआई क्या होता है, हमारा भारतीय नागरिक ही होता है जो विदेश में काम कर रहा होता है। बल्कि ओसीआई क्या होता है, वो भारतीय नागरिक नहीं होता है, यानी कि हमारा सी वाला गलत है। एक ओसीआई सार्वजनिक रोजगार के अवसर के लिए समानता मौलिक अधिकार का हकदार नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है। ओसीआई के पास जो आर्टिकल 16 होता है वो हमारा नहीं दिया होता। कौन कौन से नहीं होते हैं? 15, 16, 19, 29 और 30 जो होते हैं हमारे विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते हैं, केवल भारतीयों के लिए एक्सक्लूसिव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता के आधार पर, क्या लिखा है, अधिनियम 2016 की नहीं है? कौन सी नहीं है? वित्तीय और अन्य उत्पादों, लाभों और तथा सेवाओं का लक्षित वितरण। तो क्या है, केवल भारतीयों के लिए नागरिकों की इस अधिनियम के तहत नामांकन हकदार होंगे, यानी कि केवल क्या भारतीय नागरिक ही जो कहते हैं कि हकदार हैं। तो इसमें कौन सा हमारा जे नहीं सही। तो आप लोग देखते हो कि जहाँ पे भी कहीं पे भी केवल, क्या ही, ओनली या भी ही जैसे वर्ड आए वहाँ पे मतलब कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड आए उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं क्या केवल भारतीय नागरिक ही इसके अधिनियम के अधिकार के मतलब कि हकदार होंगे क्या? तो यही हमारा गलत है, बाकी तीन के तीनों सही हैं। नामांकन के लिए जनसांख्यिकी एवं जीवमति है, दोनों सूचनाएं देनी पड़ेंगी। इस अधिनियम के तहत नामांकन एवं प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि जो हमारा यूआई कहते हैं कि जो आधार के लिए अथॉरिटी है, वही इसकी मतलब कि एक तरीके से जिम्मेदार संस्था है। व्यक्तियों की पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करना विशिष्ट पहचान अधिकरण, जो कि हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है, उसी का दायित्व होगा। तो ये भी हमारा सही है। सारे के सारे मतलब कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व करेंगे फिर भी आप आंसर तक आराम से पहुंच जाते हैं। तो 37 का क्या होगा, ये हो जाएगा। बलात् श्रम और बेगार भारत के संविधान के तहत किसके अतिक्रमण का मतलब कि किसके तहत रोका गया है? तो आप लोगों को पता है 23 और 24 होता है, तो आपका नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, और भारत के संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान को उन लोगों ने बनाया है या बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित को ही क्या संविधान बनाया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को ही हुई थी। प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदाय जिसमें क्या मुस्लिम थी, सिख थी और अन्य सामान्य थी। तो ये भी उनकी आबादी के अनुपात में ही बांटा गया था। तो इसका मतलब 3 हमारे सही हो गए, तो डी वाला गलत हो जाएगा। भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल के पास नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? निर्वाचन आयोग 324 है, वित्त आयोग 280 है, राजभाषा आयोग भी हमारा क्या है 350 एक के आसपास में कुछ है।
तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो हमारा है क्या, वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार स्पर्धा नहीं है, यानी कि एकाधिकार जो है स्पर्धा नहीं है। बाजार में खरीदार, यहाँ पे आप थोड़ी सी इकोनॉमी, अगर आपको बेसिक इकोनॉमी आती है तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। कौन सी विशेषाधिकार नहीं है क्या, क्या कर बोला है, विशेष क्या कहते हैं, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा नहीं है। बाजार में खरीदार और बेचने वालों की बड़ी संख्या है। क्या अगर बाजार में खरीदार और बेचने वाले अधिक संख्या में होंगे तो क्या प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तो यानी कि प्रतिस्पर्धा फिर तो नहीं होगी। इसमें बोला गया एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की नहीं है। तो 41 का क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि एक तरीके से बोला है, फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है एकाधिकार स्पर्धा की नहीं है, यानी कि इनमें से 3 जो होंगी एकाधिकार स्पर्धा की होगी, बाकी एक जो होगी वो नहीं होगी। तो ये हमारी क्या एकाधिकार स्पर्धा की हो जाएगी। उसके बाद में बोला गया है विभेदीकृत उत्पादों से बाजार, यानी कि बाजार में बहुत सारे उत्पाद हों, तो ये भी हमारा सही है। बाजार में उत्पाद की समझाती, यानी कि बाजार में क्या है, अगर समान प्रकार के बहुत सारे उत्पाद हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एकाधिकार नहीं हो पाएगा, तो यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। विक्रय संवर्धन के लिए बिक्री लागतों का प्रयोग किया जाना, मतलब कि प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फिर से देख लेते हैं आगे। आर्थिक लागत की तुलना में सामाजिक लागत अधिक होती है, तो यानी कि आपको बताना है क्या सही होगा। तो आर्थिक लागत की तुलना में सामाजिक लागत अधिक होती है, तो क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दर्शकों द्वारा वहन की जाने वाली लागत का धनात्मक होना। तो दर्शकों यानी कि जो वाई स्टैंडर्ड्स होते हैं के द्वारा वहन की गई लागत का धनात्मक होना। और चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कोयले पर 100 रुपये का उपकर जो लगाया जाता है वो क्या होगा हमारा, तो कार्बन टैक्स हो जाएगा, यानी कि कार्बन कर। तो 43 का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। कोर मुद्रास्फीति और सकल मुद्रास्फीति, यानी कि कोर और जो कहते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इसमें क्या भिन्नता है। तो आप लोगों को पता होगा कोर क्या होती है हमारे, कहते हैं कि तेल की कीमतें और जो भी मतलब कि खुदरा मतलब कि तेल, और चलिए पढ़ लेते हैं इसको। कीमत मूल्यांकन में अस्थिर स्वराज क्या लिखा, स्वरूप की वस्तुओं की उपेक्षा कर देता है। कीमत मूल्यांकन में अस्थिर स्वरूप की वस्तुओं की उपेक्षा कर देता है कौन, कोर मुद्रास्फीति सकल मुद्रास्फीति से भिन्न है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो भी अस्थिर वस्तुएं होती हैं जैसे कि तेल की कीमतें होंगी, सब्जी की कीमतें हो गई, या फिर और सी भी कीमतें होगी जो कि बहुत जल्दी चेंज होती हैं, तो उसकी अस्थिर होती है, उसके स्वरूप को उपेक्षा कर देता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारा यही मूल कारण है कोर मुद्रास्फीति का सकल मुद्रास्फीति से अंतर का होना। बाकी तो ये तीनों के सही में हमारे गलत है। तो 44 में का ए हो जाएगा। इनमें से कौन चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो चॉइस ऑफ टेक्निक के लेखक हैं ए के सेन है। अगला आता हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप्स पॉलिसी तैयार की है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 16 नवंबर को लॉन्च की गई थी, तो कौन सी थी हमारी, AICTE। तो हमारी इसकी क्या हो जाएगी, AICTE। 46 में का डी। भारत में उत्पाद मूल्य सूचकांक, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 2014 तैयार करने के लिए क्रिया पद्धति निर्धारित करने वाला कार्यदल का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय का जो क्वेश्चन है तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो कौन थे हमारे, BN गोलदार थे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरियों को सर्वतोमुखी विकास करना उनका आत्मनिर्भर करता है, तो कौन सी इसमें योजना है इसकी। तो ये भी काफ़ी पुरानी योजनाओं के बारे में पूछ लिया है, क्योंकि उस समय की पुरानी थी, तो हमारी ये RGEAG जो भी मतलब होगी। अगला क्या है, पंचायती राज जो अधिनियम 1996 है, जिसे पेशा अधिनियम भी कहता है, तो अविश्वास शासन के लिए किसको अनुमति दी गई। ये यूपीएससी में भी काफ़ी बार पूछा गया, जो कि हमारे सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, और जो पीसीएस में भी काफ़ी बार पूछा गया। तो यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने रिपीट हो जाते हैं। तो 49 का क्या हो जाएगा हमारा, ग्राम सभा। WTO का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं होगा हमारा, नाम से ही लग रहा होगा, ईरान नहीं होगा, तो 50 का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। जापान, चीन, भारत, रूस सभी हैं। स्टैंड अप उद्यम कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो क्या स्टैंड अप आप लोग जानते होंगे एक तरीके से, जो मतलब कि ऐसी स्टैंड अप का मतलब होता है कि जो मतलब कि उद्यम है वो पहले से स्थापित था, बस उसको मतलब कि बढ़ावा देना, इसे हम कहते हैं स्टैंड अप। एक होता है हमारा स्टार्टअप, स्टार्टअप का मतलब होता है जीरो से स्टार्ट करना। तो आपको मेन पता होना चाहिए स्टैंड अप और स्टार्टअप में।
तो 51 का क्या हो जाएगा हमारा? व्यापार क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है, परंतु इसमें कृषि क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। तो 51 का क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में से किसको दिया गया था? तो अभी तो कोई मतलब का नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि चार के चारों इसमें सही थे। 52 का डी। इसरो ने 2016 में क्या था, पराध्वनिक जो दहन रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो रैमजेट इंजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? अभी देखो ना कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होने के बावजूद भी पूरा का पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसमें? 53 जो है हमारा, इसे सब सोनिक और सुपरसोनिक दोनों दहन तंत्र पद्धतियों में कुशलतापूर्वक प्रचलित किया जा सकता है। तो जो हमारा स्क्रैमजेट होता है वो बिल्कुल सही बात है, यानी कि सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों में काम कर जाता है। बल्कि जो हमारा रैमजेट होता है वो नहीं कर पाता है, बल्कि स्क्रैमजेट क्या होता है वो कर लेता है। भारत किसी स्क्रैमजेट इंजन का उड़ान परीक्षण को प्रदर्शन करने वाला पहला देश है। तो पहला तो कभी भी नहीं हुआ अभी, मतलब कि अभी तक कोई भी नई मतलब कि टेक्नोलॉजी आई तो अभी भी भारत क्या है, कोई भी मतलब कि खास टेक्नोलॉजी हो उसमें अभी तक पहले नंबर पर नहीं आ पाया। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई मतलब कि जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, या फिर हमारा जैसे कि हो गया क्या, परमाणु के बारे में हो गया, या फिर कोई हमारा मतलब कि रक्षा के संदर्भ में जैसे कि कोई हाई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अभी क्या भारत कोई विशेष रूप से नंबर 1 पे नहीं चल रहा अभी। तो यानी कि यार क्या क्या हो जाएगा इसका? ए केवल 1 हो जाएगा। और आपको बस एक चीज़ ध्यान भी रखनी है, अगर कहीं पे भी पूछा जाए कि भारत नंबर 1 पे चल रहा है, या नंबर 2 पे चल रहा है, या नंबर 3 पे चल रहा है, उसके 90% चांस होते हैं कि वो गलत ही होता है। इससे पहले एक मतलब कि चंद्रयान के बारे में पूछा गया था, तो वहाँ पे भी तीसरे नंबर पे बोल दिया गया था, जो कि मतलब कि ऑलरेडी गलत था। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये तो हम लोगों ने किया है अभी। अगला बोला स्टार्टअप हब। अभी देख रहा हूँ अभी स्टैंड अप था, अभी स्टार्टअप है। तो मैंने स्टार्टअप आपको बता दिया क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है। स्टार्टअप हब स्थापित करने के संदर्भ में सहमत हुआ है। कौन सा मतलब कि सहमत हुआ है? तो क्या केंद्रीय विद्यालय मतलब कि स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे? केंद्रीय विद्यालय में आप लोगों को पता होगा मतलब कि बच्चे होते हैं 11 टू 12 के आसपास में होते हैं, तो उनको क्या स्टार्टअप देने की कोशिश की जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, आईआईटीज़ होंगे या आईआईएसईआर होंगे, एनआईटी होंगे, इन्हीं स्टूडेंट को मतलब कि कॉमन किया जा रहा होगा। तो वैसे तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का है, पर आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं कितनी बार। तो आप लोगों को लग रहा हो कि मेरे पास आंसर शीट है या फिर मैं इसको पहले से सॉल्व कर चुका हूँ, अभी सॉल्व कर रहा हूँ। परंतु ऐसा नहीं है। कि अगर आप लोग मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर भी बहुत सारी कॉमन सेंस की जो टेक्निक होगी वो अपने आप डेवलप हो जाएगी, और आप लोग क्वेश्चन को देख के ही समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि वो मतलब कि हर बार नहीं होगा कि आपको नहीं पता है फिर भी आप पहुँच जाएँ। पर मतलब कि बहुत कुछ मतलब कि समझ में आ जाता है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता या फिर ये होना ही चाहिए। अगला है हमारा, देख रहे होंगे जैसे कि आया हमारा स्टैंड अप इंडिया, जो कि मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था। कार्यक्रम के तहत बैंक शाखा द्वारा 10 लाख से लेकर के 100 लाख तक की ऋण की निम्नलिखित में से किसको दिया जा रहा है? तो इसमें क्या होगा हमारा? तो किसको दिए जाने पर विचार कर रहा है? केवल एससी और एसटी के इस ऋणों को ले, कम से कम एक महिला ऋणी को, कम से कम एक ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसमें जो कि हमारा है, ये कहते हैं कि ग्रामीण बेरोजगार युवा को ऋण, कम से कम एक ग्रामीण बेरोजगार युवा को ऋण, ऐसा नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें एससी और एसटी वाली, एससी और एसटी जो थे और महिलाएं जो थी, जो हमारी वुमेन थी, उनको शामिल किया गया था। यानी कि जो स्टैंड अप इंडिया थी उसमें एससी एसटी और महिला शामिल थे, ना कि कोई विशेष ग्रामीण युवा के लिए ऋण की बात थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1 एंड 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, स्वर्ण के मामले में उस लेखाकरण अवधि में क्या लिखा है, राजस्व को मान्यता दी जाती है जिसमें स्वर्ण की क्या होगा, सदुपयोग होगी, स्वर्ण की बिक्री हो जाती है, स्वर्ण का खनन कर लिया जाता है, खनन के लिए स्वर्ण की पहचान कर ली जाती है। तो यानी कि स्वर्ण जो है उसको लेखा अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी कि जो स्वर्ण होगा वैसे तो हमारा कैपिटल मतलब कि एक तरीके से होता है, उसको राजस्व की मान्यता कब दी जाएगी? तो 56 जो है हमारा, इसका क्या हो जाएगा? अगर स्वर्ण को खनन किया जाता है तो उसको हम क्या राजस्व के रूप में मानते हैं। तो आपको अगर राजस्व व्यय या फिर राजस्व पूंजी मतलब पूंजीगत व्यय या फिर राजस्व व्यय या फिर हमारा जो राजस्व राजस्व क्या होता है या फिर पूंजी क्या होती है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो राजस्व क्या होता है हमारा, एक तरीके से ऐसा होता है कि मतलब कि वो हमेशा आता रहता है,
उसके मतलब कि ऊपर हमारी कोई दायित्व भी नहीं सृजित होता है। जैसे कि हमारा कोई अगर हमने किसी को ब्याज दिया, तो वो हमें ब्याज ना मिलकर मतलब कि किसी को हमने ऋण दिया, तो ऋण के हमारे क्या मतलब कि ऋण ना मिल कर के उसके ऊपर जो हमें ब्याज मिलता है, उसे हम राजस्व कहते हैं। क्योंकि वो ऋण जो होगा अगर अगर ऋण चुका देगा, तो फिर उसके बाद हमें कभी ब्याज नहीं मिलेगा उस पे। और जब तक कि वो उसके पास ऋण रहेगा, उसका ब्याज हमें हमेशा मिलता रहेगा। तो वही हमारा होता है राजस्व की जो प्रवृत्ति होती है, यही होती है। तो यानी कि अगर किसी के खनन की अगर हम लोग कर रहे हैं, तो यानी कि वो खनन आ रहा है हमारा, उस पे हमें मतलब कि कोई विशेष हमारे ऊपर मतलब कि दायित्व का सृजन नहीं हो रहा है। अगला आता है पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजस्व के साथ खर्च को किसके आधार पर सुमेलित किया जाएगा, यानी कि राजस्व खर्च को किसके साथ सुमेलित किया जाएगा। तो राजस्व खर्च क्या होगा हमारा, जो मूल लागत होती है, उसे हम कहते हैं राजस्व खर्च को खर्च कहते हैं। प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है, तो प्रारंभिक खर्च जो हमारा होता है, कोई भी मतलब कि व्यापार उद्योग या कुछ भी हो, तो उसमें जो हमारा प्रारंभिक खर्च होता है, तो वो किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, अस्थितिगत राजस्व व्यय होता है, उसका उदाहरण है। उसके बाद में स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य ह्रास। तो स्थायी परिसंपत्ति होती है, आप लोग जानते हो कोई भी परिसंपत्ति हो, उसका मूल्य ह्रास तो अपने आप ही होता ही रहता है। तो वो क्या होगा, हमारा राजस्व व्यय खर्च के रूप में माना जाएगा, क्योंकि उसको खर्च होने के बाद में दोबारा तो हमें कुछ मिलना नहीं उससे, जो होगा हमारा लॉस ही होगा। उसके बाद में आता है हमारा लेखाकरण के संदर्भ में IFRS किसका प्रतीक है। तो IFRS किसका प्रतीक है हमारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है IFRS का फुल फॉर्म है। आगे दिया गया नीचे दिए गए सूचना से बीमा राशि जो है की गणना करनी है। आग लगने के दिन जो है कौन सा है, 1/3/2016 है। 1/3/2015 से 29/2/2016 तक कुल बिक्री कितनी हुई थी हमारी, कितनी हुई थी। सहमत GDP अनुपात कितना है, 20% है। कारोबार राशि में 10% की वृद्धि के लिए उपलब्ध क्या कहते हैं परिस्थिति शर्त क्या है। तो जो 61 हमारा है, इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे सॉल्व करने की जगह नहीं बन पा रही है और सॉल्व करने में थोड़ा सा मतलब कि बड़ा प्रोसेस आएगा। तो चलिए इसको मतलब कि मैथ और रीजनिंग के स्पेशली हम लोग अगर क्वेश्चन मतलब की ज़रूरत पड़ी तो स्पेशल ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि जगह कम पड़ रही है यहाँ पे, और मेरे पास मतलब कि इतनी सॉल्व कर नहीं पाएंगे अभी। चलिए आगे देख लेते हैं। आय और व्यय, और थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से रिदम भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग का GS का क्वेश्चन चल रहा है, और अगर बीच में मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि फ्लो टूट जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो में चल रहे हैं। आय और व्यय का लेखा क्या होता है, तो आय और व्यय का लेखा क्या होता है हमारा, 62 का क्या हो जाएगा हमारा, आय और व्यय लेखक कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। नॉर्मली मतलब कि सेम सेम मिल रहा था। वसीयत साधारणता क्या होती है, तो वसीयत साधारणता क्या होती है हमारी, जो वसीयत होती हैं वो क्या होती हैं, साधारणता हमारी पूंजीकृत होती हैं और तथा तुलना पत्र में ली जाती हैं। तो वसीयत जो होती है हमारी पूंजीकृत होती हैं और तुलना पत्र में ली भी जाती हैं। अगला है हमारा प्रेषण। जो प्रेषण होता है यानी कि पर असामान्य हानि किस लेखा में शामिल की जाएगी, किस लेखा में क्रेडिट की जाएगी। जो हमें प्रेषण यानी कि भेजे हुए माल पे जो भी असामान्य हानि होती है, वो किस में शामिल की जाएगी। तो जो हमारा 64 होगा, यानी कि उसका प्रेषण लेखा में शामिल की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, किस में शामिल की जाएगी, प्रेषण लेखा में शामिल की जाएगी। जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि संयुक्त उद्यम है, उसमें अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तब राशि किस लेखा में नामित की जाती है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, अकाउंटिंग का क्वेश्चन चल रहा है, और 65 का क्या हो जाएगा, हमारे संयुक्त उद्यम में शामिल की जाएगी, क्योंकि संयुक्त उद्यम है तो संयुक्त उद्यम लेखा में ही शामिल की जाएगी। फिर से आ गया, निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है। सकल लाभ की दर, बेची गई वस्तु की लागत 25% है। बिक्री कितनी है, 20, क्या लिखा है, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कितनी हमारी 20 लाख है। यानी कि यहाँ पे क्या हमारी बिक्री जो है 20 लाख है, और बेची गई वस्तु पे लागत कितनी हमारी 25% है। सकल लाभ दर बेची गई लागत की 25% है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो बेचा गया कितना है 20 लाख है, जिसको हमने 25% के लाभ पे बेचा, इसका मतलब जी क्या हमारा 125% है। जी हमारा 125% है, तो हमें इसका क्या निकाल लेना, 100% निकाल लेना। जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 20 लाख को किससे भाग करना पड़ेगा, 125 से भाग करना पड़ेगा, और उसके बाद में उसमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। एक मिनट, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं।
उसके बाद में 100 से गुणा करनी पड़ेगी। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर मान लेंगे। तो 66 का क्या हो जाएगा हमारा, जो राइट आंसर होगा हमारा 4 क्या कहते हैं 4 लाख आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका हो जाएगा। चलिए इसको बिगाड़ देते हैं। अगला क्या आता हमारा, ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा कौन सी। तो ऋणी प्रणाली जो है उसके अंतर्गत लाखा शाखा कौन सी होगी हमारी, शाखा लेखा कौन सी होगी, संपत्ति लेखा होगा। अगला क्या है, विद्युत शक्ति की लागत विभिन्न विभागों में किसके अनुसार प्रभाजित की जानी चाहिए। तो किसके अनुसार होगी हमारी, जो हॉर्स पावर होता है यंत्र घंटों से गुणा करके, हॉर्स पावर का यंत्र के घंटों से गुणा करके। 2013 की अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय विवरण के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं। तो सूची क्या कहते हैं 69 का क्या हो जाएगा हमारा, 3 के तहत, मैं 2 बोलने वाला था। तो सूची जो 3 होती है उसके तहत क्या होता है हमारा, वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं। अगला आ जाता है हमारा, साझेदारी करारों में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों द्वारा लाभ और हानि बांटी जाएगी। तो किसके आधार से बांटी जाएगी, अगर साझेदारों के बीच में अगर कोई भी समझौता नहीं है तो क्या बराबर फिर बांटनी पड़ेगी। निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति, कार्टीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण हमारे हैं। तो किसके उदाहरण हो जाएगा हमारे, प्रबंधन में कामगारों की जो भागीदारी होती है उसके उदाहरण। कौन से हमारे कार्य, कौन हमारे कार्य समिति, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति। तो प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से संबंधित है। उसके बाद में फिलाडेल्फिया घोषणा। तो फिलाडेल्फिया घोषणा जो कि आप जानते होंगे आईएलओ से संबंधित है, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएलओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग नहीं है। तो यानी कि आईएलओ का जो फिलाडेल्फिया घोषणा है, सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है कि फिलाडेल्फिया घोषणा किससे संबंधित है, श्रम संबंधी मतलब कि मामलों से, या फिर हमारा जो आईएलओ है उसके संबंधित मामलों से। तो इनमें से कौन सा एक भाग नहीं है, श्रमिक एक वस्तु नहीं है। तो इसने क्या कहा है, श्रमिक एक वस्तु नहीं है, बिल्कुल सही बात कही इसने। क्योंकि जब मानवाधिकार संबंधित एक संस्था है जो कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है, तो श्रम को कोई वस्तु नहीं मानेगा, क्योंकि इससे पहले श्रम को एक वस्तु माना जाता था। और अभी क्या लिखा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास के लिए अनिवार्य है। ये भी बात इसने सही कही है। उसके बाद में क्या कहा है, किसी भी स्थान पर गरीबी और हर स्थान पर स्वतंत्रता के लिए खतरा है। यानी कि किसी भी स्थान पर अगर गरीबी है वो हर एक स्थान के लिए स्वतंत्रता के लिए खतरा है। गरीबी के लिए जंग एक आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इससे निरंतर उत्साह से लड़ा जाए और पूरी तरह से सरकार का दायित्व है। तो पूरी तरीके से सरकार के ऊपर मतलब कि डिपेंडेंसी नहीं होगी, यानी कि डी हमारा गलत है। अगला बनता है रॉबर्ट फॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्यमूलक प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद है। तो ये कोई एक शायद विचारक होंगे, तो उनका कौन सा अपवाद है। तो 73 का क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा व्यापार संघवाद है ये भी हमारा है, स्वा स्वार्थ चलित संघवाद है ये भी हमारा हो जाएगा, क्रांतिकारी संघवाद है ये भी हमारा हो जाएगा, परंतु विकासवादी संघवाद उनका अपवाद, यानी कि इसमें उन्होंने कोई एक बात नहीं कही है। जो इनके संघवाद के 5 मूल कार्यमूलक जो प्रकार हैं उसमें क्या है, विकासवादी संघवाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार या प्रक्रिया है जिसमें किसी उद्योग के विवाद में शामिल कामगारों एवं नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उनकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुंचते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे सुलह, यानी कि सुलह जो होती है उसे हम सुलह कहेंगे। जो तीसरा पक्ष इसमें आके एंटर करे उसे हम क्या कहेंगे, सुलह कहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कभी कभी गाँव में या फिर कभी शहरों में, कहीं मतलब शहरों में तो कम ही होता है, गाँव में अगर कभी विवाद हो जाता है तो आपसी सुलह से ही वो लोग निपटा लेते हैं, जिसमें कोई तीसरा पक्ष आके सुलह करा देता है। तो इसे ही कहते हैं सुलह, मतलब कि एक तरीके से। अगला क्वेश्चन आता है, 1 मिनट थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। औद्योगिक नियोजन यानी कि स्थायी आदेश अधिनियम दो 1946 के अंतर्गत स्थापित किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वाचन के
संबंधित प्रश्नों के विचारार्थ किसको भेजे जा सकते हैं? तो किसको भेजे जाएंगे? तो जो कि हमारा श्रम न्यायालय होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि श्रम न्यायालय को ही जो भी विवाद होगा उसे भेजे जाएंगे। निर्वाचन हो या फिर क्या स्थायी आदेश से संबंधित। तो 75 का सी। 76 पे आ जाते हैं। ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसके सदस्य में बहुत से उद्योग, रोजगार और शिल्पकारों में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? क्या बोला है? बहुत सारे उद्योगों, रोजगारों और शिल्पकारी में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है। तो उन्हें हम कहते हैं सामान्य संघ कहते हैं। औद्योगिक संबंध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परि परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल आर्थिक यानी कि मजदूरी और लाभ, और साथ ही साथ राजनीतिक यानी कि नियंत्रण शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनके पास अवसर होते हैं। तो किसमें कहा गया है? यानी कि राजनीतिक और आर्थिक के बारे में बात कर रहा है, उस पर मतलब कि नियंत्रण की प्रयास करता है। तो किसमें कहा गया है? जो कि मतलब कि बहुलवादी जो परिप्रेक्ष्य होता है उसमें कहा गया। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसमें है? तो जानते होंगे आप लोग 43A में है वो, जो कि हमारा DPSP है। तो 78 का बी हो जाएगा। 79 क्या है? इनमें से कौन सा एक मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है? तो संघ पाबंद प्रतिष्ठान प्रणाली ये हमारा है। हित शुल्क प्रतिष्ठान प्रणाली भी हमारा है। तो हमारा कौन सा नहीं है? सी नहीं है। यानी कि संघ मुक्त प्रतिष्ठान प्रणाली हमारा एक मजदूर सुरक्षा संघ सुरक्षा नहीं है। तो मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है। संघ समर्पित प्रतिष्ठान प्रणाली भी हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। चलिए, केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाले संबंधित तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सामधिक। तो सामधिक का कौन सा है हमारा? सामधिक का मतलब जो संविधान नहीं बल्कि कानून के द्वारा बनाया गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, उसके को क्या कहते हैं हम? सामधिक तंत्र कहते हैं। एक होता है हमारा संवैधानिक, एक होता है हमारा सामधिक। सामधिक का मतलब किसी विधि के द्वारा बनाया गया, और संवैधानिक का मतलब जिसका हमारे आर्टिकल में उल्लेख है। श्रमिकों की नागरिक संकल्पना, श्रमिकों की नागरिक संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित है? तो जो श्रमिक होते हैं उनकी नागरिक संकल्पना जो क्या है हमारे श्रमिकों के वो अधिकार यह है, श्रमिकों को यह अधिकार है कि वह जिन निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना है उन्हें संबंध में परामर्श किया जाए। तो इसे हम कहेंगे नागरिक संकल्पना कहेंगे। और कौन सा नहीं होगा एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रमिक मशीन में एक पुर्जा है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मशीन में एक पुर्जा नहीं है। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत श्रमिक की प्रभावित होता है, या उद्योगों के नियोजन में श्रमिकों की मुख्यतः परिचालन संगठनों के रूप में समझा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन सा होगा हमारा? नागरिक परिकल्पना होगी कि उसके निबंधन और शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना होता है, उसके संबंध में उससे परामर्श लेना ही क्या होता है? हमारा नागरिक संकल्पना होती है। अगला आता है हमारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय राज्य द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो 1948 के तहत किसे नियुक्त किया जा सकता है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। तो 82 का क्या हो जाएगा हमारा? बोर्ड के निर्दलीय जो सदस्य होता है उनमें से किसी एक को, यानी कि जो निर्दलीय सदस्य होगा उसको चुना जाएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के आने वाले बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राज्य सूची में कौन सा आएगा हमारा? अपंगों और अनियोजकों को सहायता देना क्या हमारा राज्य सूची का विषय है? तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो अपंग है और जो अनियोजित सदस्य हैं मतलब अनियोजित व्यक्ति हैं उनको सहायता करना क्या है? राज्य सूची का विषय है। खाद्यान्न और श्रमिक सुरक्षा संबंधी विनियमन हमारे गलत हो जाता है। हो सकता है यहाँ पे कोई श्रमिक सुरक्षा के बारे में देख के इसको टिक लगा ले, परंतु हमारे ये गलत हो जाएगा। नमक उत्पाद आपूर्ति की संबंधित भी हमारा क्या है? केंद्र के पक्ष में आता है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा भी हमारा क्या केंद्र के संदर्भ में ही आता है, या फिर राज्य केंद्र और राज्य के बीच में आ जाता है। यह पूर्व धारणा है कि
मनुष्य स्वार्थी और स्वकेंद्रित है और यहाँ तक कि वह दूसरों की कीमत पर भी हमेशा अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करता है। श्रमिक कल्याण किस सिद्धांत अभी हम लोगों ने पढ़ा था श्रमिक कल्याण किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? तुष्टीकरण सिद्धांत की, पुलिस सिद्धांत की, धार्मिक सिद्धांत की या लोपकारी सिद्धांत की? तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब एक तरीके से कठोर है कहीं न कहीं, तो यानी कि पुलिस सिद्धांत होगा, उसकी व्याख्या कर रहा है। हालाँकि पुलिस सिद्धांत कहता है श्रमिकों के बारे में कि मनुष्य क्या होता है, स्वार्थी होता है और वो स्वकेंद्रित होता है। वो क्या करता है दूसरों के ऊपर मतलब कि स्वार्थ अपने अपने स्वार्थ के लिए क्या दूसरों को भी ध्यान में नहीं रखता। अगला है डॉक्टर आइक्रोड का सूत्र जो है किसका निर्धारण के संदर्भ में रखता है? तो जो क्या होगा हमारा 85 है, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा बी, यानी कि न्यूनतम मजदूरी को संबंध रखता है। जो आइक्रोड का सूत्र है वो किससे संबंधित है? न्यूनतम मजदूरी से संबंधित है। डायरेक्टली पूछा गया है और डायरेक्टली आ भी सकता है कि डॉक्टर आइक्रोड का सूत्र किससे संबंधित है? तो न्यूनतम मजदूरी निकालने के संदर्भ में सही है। अगला आता हमारा समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक राज्य के संसाधनों एवं संगठन के अनुसार तथा राष्ट्रीय प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय सहायता के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपने मान मर्यादा के लिए अपरिहार्य आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति प्राप्ति का हकदार है। तो ये हमारा किसमें कहा गया है? सामाजिक सुरक्षा का महत्व के बल देने वाला यह कथन निम्नलिखित में से किसमें अभिव्यक्त है? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा नाम, आप मतलब कि पूरा पढ़ने के बाद में आप समझ ही गए होंगे कि मानव के अधिकारों के बारे में इतना मतलब कि डिटेल में कौन कह सकता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ही होगी जो, जिसमें क्या हो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो अधिकारों के बारे में प्राप्त कर रहा है। तो ये क्या हमारा कौन सा हो जाएगा हमारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सीय लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत पर्याप्त किया गया था? तो गैर नकदी के रूप में चिकित्सकीय लाभ आप लोग जानते होंगे, खान के अधिनियम का नहीं है, प्रसूति वाला भी नहीं है, फैक्ट्री अधिनियम भी नहीं है, तो कौन सा हमारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 जो था उसके तहत कहा गया था। तो 87 का क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला। आप लोग देख रहे होंगे हम लोग कहाँ से एक से स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग 88 पे आ चुके हैं। तो हम लोगों ने देख रहे होंगे कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल तो मिल रहा ही है। और जो वीडियो देख रहे होंगे टाइम कितना हो रहा है, और अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो उसका मतलब कि आप लोगों को उसका एग्ज़ाम माहौल में फ़ायदा भी मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं, और जो लोग लास्ट तक देखेंगे उनके लिए ये सारे के सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो 88 में क्वेश्चन आता हमारा क्या है, क्या लिखा है विलियम बेवेरिज द्वारा दी गई व्याख्या सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभिज्ञान किए गए आकस्मिक व्ययों को सही समूह में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या बोला है। विलियम वेबरिज हैं के द्वारा एक उनको व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना है, उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आकस्मिक व्यय है उसकी समूह है कौन है इसमें? यानी कि आकस्मिक व्यय के बारे में पूछा गया कौन सा समूह में आता है? अभाव, रोग, अनभिज्ञता, गंदगी और निष्क्रियता, क्या हमारा जी आएगा? अभाव, बीमारी, असक्ता, गंदगी और निष्क्रियता। तो इसका मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। पहला अभाव, रोग, अनभिज्ञता, गंदगी, निष्क्रियता। अटल पेंशन योजना के बारे में पूछा है कौन सा सही नहीं है? तो 89 का क्या हो जाएगा हमारा, जो कि क्या है 1000 से लेकर के 5000 प्रति माह तक की न्यूनतम मासिक पेंशन सही है, गारंटी की गई है। न्यूनतम पेंशन का लाभ भारत सरकार द्वारा गारंटी करता है। 1000 प्रति वर्ष जो भी कम हो, यानी कि 50% या फिर 1000 प्रति वर्ष जो भी कम हो का अंशदान करेगा कौन? भारत सरकार। 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं, कौन? 40 वर्ष से कम आयु के सभी नागरिकों पर लागू है। तो गलत हमारा डी हो जाता है। 90 देख लेते हैं। दुर्घटना और आवश्यकता हेतु 2 लाख तक के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक
क्या लिखा है, बीमा किस्त राशि कितनी है, 12 रुपये। इसका मतलब हर महीने में 1 रुपया। अगला आता हमारा दो कथन है, उसके बाद में दो कारण है, यानी कि दो कथन है उसके बाद में कारण है, आपको बताना है। पृथ्वी के कारण इसमें क्या पूछा गया है, एक मिनट फिर से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। क्या बोला गया है, पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाला बल क्रिया है, जबकि चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगने वाला बल जो है प्रतिक्रिया है। यानी कि पृथ्वी के कारण जो चंद्रमा पर बल लगता है वो क्रिया है, और चंद्रमा के कारण जो पृथ्वी पर बल लगता है वो प्रतिक्रिया है। यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बात की गई है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो यानी कि ये भी हमारी बात सही है। यानी कि ए और दोनों सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह एक सामान्य अवलोकन है कि यदि हम एक गिलास हिम जल एक मेज पर कमरे के ताप में रख दें तो हिम कोष्ट हो जाता है, यानी कि हिमजल कोष्ट हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, सही से समझ में नहीं आया क्या बोला है। यह एक सामान्य अवलोकन है कि यदि हम एक गिलास हिम जल एक कमरे के एक मेज पर कमरे के तापमान पर रख दें तो हिमजल कोष्ट हो जाता है। ऊष्मा का ऊष्मा एक ऊर्जा है जो एक प्रणाली और उसके वातावरण के बीच प्रवाहित होती है, क्योंकि इनके बीच तापांतर तापमान का अंतर होता है। तो यानी कि ये भी बात हमारी सही कही गई है। ए और आर दोनों सही हैं और कथन की व्याख्या भी हो रही है, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि मतलब कि हिमजल से भरा हुआ कोई गिलास है अगर रख दें हम कहते हैं कि कमरे में, तो उसके आसपास क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। नॉर्मल सी बात कही है, क्योंकि तापमान क्या होता है गिलास का और पानी जो मतलब कि पानी जो गिलास रखा है उसका और जो वातावरण है उसका तापमान अलग अलग है। अगला क्वेश्चन आता है, तो कौन सा हमारा है, मानक ताप और दाब पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, पानी, लोहा। तो प्रतिचुंबकीय कौन सा नहीं, यानी कि इसमें से तीन जो है प्रतिचुंबकीय हैं, तो एक हमारा कौन सा नहीं होगा, जो लोहा है आप जानते हो कि लोहा चुंबकीय है ना कि प्रतिचुंबकीय। तो लोहा हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। बाकी आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, पानी के बारे में काफ़ी पूछा गया है कि पानी जो क्या हमारा था प्रतिचुंबकीय होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक भी हमारा क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। नाइट्रोजन भी हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। पानी में उच्च विलेयता वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है, तो पानी में उच्च विलेयता कौन सी होती है, क्लोरीन होती है। 94 का बी। एक मिनट क्या बोला मैंने, 94। तो इसमें क्या होता है, उच्च विलेयता वाली पानी में क्या क्लोरीन होगी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, अमोनिया हो जाएगी। मैंने क्लोरीन बोल दिया था, तो क्या होगा इसका, अमोनिया हो जाएगा। 94 का बी। विरंजक चूर्ण में क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण में क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण में क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो 95 का क्या होगा, इसमें हमारा क्या क्लोरीन हो जाएगा। तो विरंजक चूर्ण में क्या होता है हमारा, क्लोरीन होता है। चिकनगुनिया किसके कारण होता है, जाहिर सी बात है कि जो चिकनगुनिया जो होता है हमारा वायरस के कारण होता है, जो कि हमारा जिसी के कारण क्या होता है हमारा, डेंगू भी एक तरीके से इसी के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और ये सारे के सारे हमारे क्या है, मतलब कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए अभी। बायो रेमेडिशियन बायो रेमेडिशियन बायो रेमेडिएशन जो तकनीक है वो किसके बारे में बड़े पैमाने पे उपयोग हो रही है। अगर आपको पता होगा बायो रेमेडिएशन जो तकनीक है वो किसके लिए है, मतलब कि जो कि भारी धातु होते हैं पानी से या फिर जो हमारे मतलब कि ज़मीन होती है वहाँ से निकालने के लिए पौधे का इस्तेमाल होता है, या फिर कोई और तकनीक होती है, तो उसे बायो रेमेडिएशन तकनीक कहते हैं, भारी धातुओं को प्रदूषण करना, मुक्त करना। कुछ ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता कुछ सक्रिय जीवों की वृद्धि के कारण बहुत प्रभावित हो रही है, तो कौन सी सक्रिय जीव है जो प्रभावित कर रहे हैं, जल स्थलीय पादप होंगे क्या,
तो जलस्थलीय पादप तो नहीं होंगे, जीवाणु और विषाणु भी हो सकते हैं, परंतु क्या इसमें शैवाल होगा हमारा। तो 98 का बी। शैवाल का मतलब एक तरीके से जो काई होती है, जो काई होती है उसी के कारण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु के साथ साथ एक पादप भी है? तो नाम से अब आपको समझ आ गया होगा, जंतु भी हो पादप हो, केंचुआ तो नहीं होगा। मॉस हो गई, सीधे सीधे पौधों में आ जाता है। फर्न भी हमारा पौधों में आ जाता है, जंतु में नहीं होता। तो लास्ट बचा हमारा यूग्लिना। तो अभी हम लोगों के पास आ गए 100 क्वेश्चन नंबर पे आ गए। भंडारण खाद्यान्न की कीटों के बचाने के हेतु किसान प्रायः कौन सा खाद मिलाते हैं? तो आप लोगों ने अगर देखा होगा, घरों में क्या होता है, गेहूँ की जो मतलब कि एक तरीके से जो स्टोरेज होता है उस समय क्या होता है, नीम के पत्ते डाले जाते हैं। तो नीम में आप जानते भी होंगे एंटीसेप्टिक गुण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, नीम के पत्ते। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। वैसे तो हम लोग अगर शुरू में देखें तो 100 क्वेश्चन कितने ज़्यादा देखने में लगते हैं, परंतु अगर आप लोग लगातार मतलब कि करते रहते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक हम लोग आ गए। लास्ट के 20 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में ही वीडियो को कंप्लीट मतलब कि हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या है, कंप्यूटर को क्वेश्चन चालू होने वाला है। तो जिसने वीडियो अभी तक देख रहा है तो मतलब उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटे में, कितना टाइम हुआ अभी, 1 घंटा हो गया है। और 1 घंटे के बाद में लगभग 10 से 15 मिनट और लगेंगे सारे के सारे क्वेश्चन करने, यानी कि 1.25 घंटे में करीब 120 क्वेश्चन सॉल्व करना। कितना बेस्ट हो जाएगा कि मतलब कि कितना बेस्ट कॉन्फिडेंस आएगा। तो सीधे सीधे पूछा गया सी डी रोम क्या है, और ऐसे ही आगे भी आपको मिलेगा। तो सी डी रोम क्या हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि ए हो जाएगा 101 का राइट आंसर हमारा ए। मैग्नेटिक नहीं है और मेमोरी रजिस्टार भी नहीं है और ना ही सेकेंडरी मेमोरी है, सेमी कंडक्टर मेमोरी। तो कौन सी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है हमारी सी डी रोम। वेब क्या है, तो वेब की भी फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो वेब क्या होता है हमारा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है क्या, तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ही होता है। तो वेब की स्पेलिंग आप लोग को याद रखिएगा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ब्लूटूथ क्या होता है, 10 किलोमीटर तो इसका एरिया नहीं होता है। अभी तो ब्लूटूथ बिल्कुल कॉमन हो चुका है, ईमेल भेजने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता है। छोटी दूरियों पर क्या है, यंत्र के उपकरण के बीच बेतार संपर्क के लिए होता है। तो 103 का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, मूल कार्य नहीं है, आंकड़ों को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, मेन काम तो यही है। डाटा स्टोर करना नहीं है, किसका काम है ये मेमोरी का काम है। टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना भी हमारा है। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा नहीं है हमारा, ये बी वाला हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है 105। देख रहे हो सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है, तो पावर पॉइंट हमारा हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर है, आप लोग पता होगा पावर पॉइंट एक हार्डवेयर नहीं है सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट क्या हमारा हार्डवेयर है, तो कंट्रोल यूनिट हमारा क्या है, हार्डवेयर है। तो 105 का बी। प्रिंटर भी हमारा, आप लोग प्रिंटर ड्राइवर जो हमारा हार्डवेयर नहीं है, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप तो जानते ही होंगे कि सॉफ्टवेयर है। अगला फिर से पूछा गया, दो वाहनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी में एक दूसरे से सीधी रेखा में एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। उनमें से एक एक दूसरे तक पहुंचने में कितने समय लगेगा, टाइम पूछा गया है। यदि वे क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलते हैं, तो आपको टाइम बताना है। टाइम बराबर आपको पता होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, डिस्टेंस अपॉन चाल, यानी कि एक तरीके से वी। तो आपको पता होगा अगर जो हमारा मतलब कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में आते हैं तो जो उनकी चालें होती हैं जुड़ जाती हैं, यानी कि 45 और 80 कितना हो जाएगा हमारा, 8 4 12, यानी कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी। और उसके बाद में क्या हमारा, दो वाहन जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं, उनमें से एक दूसरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि वे क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रहे हों। तो इसमें आप लोग सिंपली क्या कर लीजिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको 125 से। उसके बाद में क्या कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा हमारा वो किस में आएगा, घंटे में आएगा, और आपको चेंज किस में करना है, मिनट में चेंज करना है। इसका मतलब आपको 60 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी आपकी कैलकुलेशन आई उसको आप लोग सिंपली हल कर सकते हैं, जैसे कि 5 20 पंजे 100 और एक 25 पंजे 125, तो 25 आ गया, 5 चक्कू 20, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, तो 12 चौक 48। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा,
106 का सी यानी कि 48 मिनट। इसी प्रकार से आप लोग लगा सकते थे। अगला का मतलब क्या है हमारा है, किसी वस्तु के दाम 20% बढ़ा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दाम में हुई वृद्धि 5% पर कर लगता है। यानी कि कोई वस्तु है जिसका क्या है दाम जो है 20% बढ़ा दिया गया, उसके बाद में उस पे दाम में हुई वृद्धि पर 5% कर भी लगा है। यदि ग्राहक के लिए वस्तु की लागत जो है कितनी है 1331 है, तो दाम में वृद्धि से पहले वस्तु का दाम क्या था, यानी कि मूल जो रुपया था कितना था। तो सीधे सीधे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। तो हिंट क्या है, पहली बात तो 20% बढ़ गया है, यानी कि अगर नॉर्मली हम लोग मान लें शुरू में 100 था, उसके बाद में अतिरिक्त दाम बढ़ने से 5% पर कर लगता है। तो उसमें क्या इसके अतिरिक्त दाम में हुई वृद्धि, किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ा, यानी कि शुरू में मान लिया 100 है, तो उसके बाद में अगर 20% बढ़ा तो इसका मतलब 120 हो गया हमारा ये। ठीक है, 120 हो गया, यानी कि ये 120% हो गया। उसके अतिरिक्त क्या दाम में हुई वृद्धि पर 5% टैक्स भी लगता है। यानी कि हमने क्या किया, 100 से 20% बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे 120 हो गया, परंतु इसमें जो बढ़ा कितना हमारा 20% बढ़ा, यानी कि 20 बढ़ा है। इस पे 5% और बढ़ा, मतलब कि 5% का इस पर टैक्स लगा, तो 5% का इसमें और जोड़ दीजिए। तो 20 का 5% जब आप निकालेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि एक बढ़ गया। तो इसमें एक और वृद्धि कर दी, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 121 हो जाएगा। तो 121% जो है हमारा, तो इसका मतलब जो हमारा 131 जो है 1331 जो हमारा है, क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मुझे समझाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो कि हमारा 1331 जो हमारा है, 1331 जो हमारा है वो कितना है 121% है। तो इससे आप लोग उल्टा चले जाइए, अगर 1331 अगर 21% है, 121% है, तो 100% कितना हो जाएगा, वही हमारा जो होगा मूल होगा। तो आपको क्या कर दीजिएगा, 1331 को आप 121 से डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिएगा। एक बार थोड़ा सा साफ लिख देते हैं कि क्या कर दीजिएगा, 1331 को आप लोग 121 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास टोटल जो प्रॉफिट होगा या फिर जो भी रुपया होगा वो मिल जाएगा। तो चलिए डिवाइड करके ही देख लेते हैं। 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11 के 11 से मल्टीप्लाई 11 11 जो हो जाएगा 121 हो जाएगा। 11 एकम 11, उसके बाद में क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा, 11 दूनी 22, उसके बाद में एक बचेगा 11 एकम 11, तो 11 11 में फिर से हो जाएगा, यानी कि 11 11। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया, यानी कि 1100। 108 का, एक मिनट मैंने कहीं पे गलत कर दिया शायद। तो 108 का क्या हो जाएगा हमारा 1250 आएगा, शायद मैंने मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक की है। तो मैंने जो तरीका बताया आप उसी हिसाब से लगा लीजिएगा, बस मैं इसीलिए नहीं सॉल्व करना चाह रहा था मैथ के सॉल्व क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम और फिर टाइम भी एक्स्ट्रा लग रहा है और जगह भी कम पड़ रही थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या हम लोग करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चाय उत्पादक स्थान या तो असम में है या बंगाल में है। इस कथन का निम्नलिखित में से कौन सा आलेख जो है सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त है। ये हमारा वेन डायग्राम का आ गया है। तो इसमें क्या यानी कि चाय असम में या बंगाल बंगाल में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे, यानी कि ये वाला जो है ये कह रहा है तो असम में है या बंगाल में है। मान लीजिए कि एक्स 61 से विभाजित करके शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो एक्स की घात 7 को 61 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। यानी कि एक्स है उसको हम 61 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल कितना मिलता है, 2 मिलता है। जब एक्स की घात 7 से हम विभाजित करेंगे तो हमें 7 को जब हम 61 से विभाजित करेंगे तब हमें क्या मिलेगा। जाहिर सी बात है अगर 2 में मिल रहा है तो यानी कि 2 की घात हमें जब क्या 6 मिलता है तब हमारे क्या आता है, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था कि अगर कहीं पे भी 2 की घात 6 आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, तो इसमें क्या है मतलब पूछा गया है कि जो मान लीजिए कि एक्स को 61 से विभाजित करने पर जो हमें क्या मिला 6 मिला, यानी कि एक्स है उसको हमने 61 से जो डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर एक्स को जो हमें 61 से फिर से डिवाइड करने पर, तो यहाँ पे क्या पावर 7 चल रही हो तब हमें क्या मिलेगा। तो यानी कि 2 जो होगा हमारे क्या 7 बार 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 एक्स्ट्रा बचेगा, तो यानी कि 2 7 14, तो हमारे पास 14 आ जाएगा। उसके बाद में फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा, 2 7 14, यानी कि लास्ट में हमारे पास क्या फिर से कोई रिमेनिंग नहीं बचेगा, यानी कि
विभाजित करने पे हमें शेषफल क्या मिलेगा फिर 6 मिलेगा। वैसे मैंने समझाने की कोशिश की, शायद जो तरीका है गलत हो सकता है, क्योंकि मैं क्या यहाँ पे समझा नहीं पा रहा हूँ और फिर थोड़ा-सा तो मन की माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा अभी। उसके बाद में क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर ऊँचे वाले एक घने बॉक्स के अंदर रखी जाती वाली एक गोलाकार गेंद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक जो मतलब कि 10 सेंटीमीटर का जो है, तो उसमें अधिकतम जो है कि कितनी गेंदें आ सकती हैं? तो 10 सेंटीमीटर का अगर बनाएँगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर वाले कितने आ पाएँगे? तो मैं सीधे डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्या हो जाएगा हमारा, ये कहते हैं कि बी 125 जो होंगे इसमें आ जाएँगे। अगला क्या आता है हमारा, क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा ही लग रहा है और थोड़ा-सा मतलब कि एक तरीके से लेंथी भी पड़ रहा है। किसी शहर की 80% आबादी जो चावल खाती है और चावल खाने वालों में 90% मांसाहारी हैं। चावल खाने वाले शाकाहारी आबादी का प्रतिशत कितना है? यानी कि एक बार मैं थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं, कि एक कोई शहर है जिसमें मान लिया 100 है, उसमें 80% आबादी क्या है चावल खाती है, तो 80% चावल आबादी जो है चावल खाती है, बची हुई 20% हमारी इधर रख लेते हैं। चावल खाने वालों में 90% जो क्या है मांसाहारी, यानी चावल खाने वालों में 90% मांसाहारी हैं। इसका मतलब 80 में से 90 जो है 90% मांसाहारी हैं, तो 9 अट्ठे 72, यानी कि 72 जो है मांस खाते हैं, बचे हुए 8 जो हैं वो शाकाहारी हैं, वो चावल भी खाते हैं। चावल खाने वाले शाकाहारी आबादी का कितना परसेंट होगा? इसका मतलब जो हमारी आबादी जो होगी, जो 8 आए हैं वो आबादी का कितना परसेंट होगा? तो जो हमारा 112 है, मतलब कि 8 जो है आबादी का कितना परसेंट होगा? तो हमारा जो क्या 100 है, 100 का 8 कितना हुआ? 8% हुआ। तो इस प्रकार से इसको आप लगा सकते थे। तो 112 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। दो वाहन ए और बी के बीच के कम से कम 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रहे हैं। वे एक ही समय में एक ही स्थान पर 120 किलोमीटर की दूरी से निकलते हैं, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी हमारे पास है, और एक किधर से आ रहे हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इधर कितनी हमारी 60 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनके बीच की दूरी कितनी हमारी है? 120 किलोमीटर है। ठीक है। तेज चलने वाले कार का वाहन बी लक्ष्य तक पहुंचता है और उसी चाल से वापस लौट कर आता है। मान लीजिए कि दिशा बदलने में होने वाले समय की हानि जो नगण्य है, दोनों वाहनों द्वारा तय किए जाने पर पार करने पर पहले चले क्या लिखा है? पहले धीरे चलने वाले वाहन ए द्वारा तय की गई दूरी x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाऊँगा। तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं कोई एक स्पेशल क्लास केवल केवल जो मतलब कि मैथ और रीजनिंग की होगी उसको ले लूँगा और उसमें कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़ा-सा लेंथी जो क्वेश्चन हो जाएगा और इसको मैं इस पे सॉल्व करना प्रॉब्लम होगी मुझे। तो वैसे इसका आंसर क्या होगा? 80 हो जाएगा। एक वो कोल्ड ड्रिंक क्या बोतल है? तो चलिए इसका भी मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। इसमें भी एक-एक करके आपको देखना पड़ेगा कि एक कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल की कीमत ₹10 है। 10 खाली बोतल अगर आप वापस लौटाते हैं तो उसके बदले में भी आपको क्या 1 कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाएगी। तो एक व्यक्ति के पास कितनी ₹1000 हैं और 19 खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं। मान लीजिए कि वह व्यक्ति किसी भी संख्या में उस बोतलों का उपभोग कर सकता है। ठीक है? यानी कि किसी भी संख्या में उपभोग कर सकता है। उन्हें उसे खरीदा हो, तो शेष रह जाने वाली खाली बोतलों की वह संख्या क्या होगी? यानी कि वो अगर उनसे खरीदता है, तो लास्ट में उसके बाद कितनी खाली बोतलें रह जाएँगी? उस व्यक्ति की अधिक से अधिक बोतलों की संख्या खरीदने और उन सब उपभोग करने के बाद उसके पास बची कितनी बोतल रह जाएँगी? तो कहने का मतलब ये है, उसके पास ₹1000 हैं, 19 बोतलें हैं खाली, और 1 बोतल जो है ₹10 की मिलती है। 10 खाली बोतल जब लौटाओगे तो उसके बदले में आपको 1 भरी बोतल फिर से मिल जाएगी। तो बोल रहा है कि उसके बाद में पूरा जो जोड़-घटाना करने के बाद में फाइनली उसके पास कितनी खाली बोतलें बचेंगी। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ₹1000 हैं, इससे कितनी बोतलें उसे मिलेंगी? 100 बोतलें मिलेंगी। साथ ही साथ क्या उसके पास 19 खाली बोतलें भी हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो उसने क्या ले लिया हमारे पास? ₹1000 की उसने 100 बोतलें ले लीं, ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके पास अब 100 खाली बोतलें भी हो गईं और 19 और भी हो गईं। इसको यानी कि सारी की सारी उसने खर्च कर दी, ठीक है। उसके बाद में क्या है? 119 हो गई उसके पास, 119 तो हो गई। तो इसका मतलब अगर 110 वापस कर दें तो उसके पास कितनी मिलेंगी? उसे 11 मिल जाएँगी। उसके पास 9 अभी इधर बचेंगी, ठीक है, 9 बच गई उसके बाद। 11 उसने फिर से इधर लाया तो उसके पास कितनी अभी बच गई हो गई?
11 और 9 यानी कि उसके पास हो गए 21। तो अभी क्या मैंने बोला, 11 जो थी उसने लाया, तो 11 के बाद में वापस लिया है, तो यहाँ पे उसके पास कितनी हो गई, 11 और 9 यानी कि उसके पास 20 हो गई। तो 11 और 9 20 हो गई, ठीक है। अभी 20 हो गई उसके पास, यहाँ पे खाली बोतलें जो 20 है, 20 इसके पास फिर से गया और 2 लेके आया। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 लेके और आया, तो 2 लेके आया वापस आया और उसके पास अभी 2 खाली बोतलें और हो गई। तो यानी कि उसने कितनी बोतलें खरीद ली, 100 बोतलें उसने 1000 रुपये में खरीदी। उसके बाद में जो 100 बोतलें खरीदी थी, उस 100 मतलब कि खाली बोतलों से भी उसने 11 फिर से खरीद ली। 11 खरीदने के बाद में उसने फिर से वापस गया, और उसके बाद में क्या, और जो उसके पास टोटल 20 हो गई थी फिर से, क्योंकि 19 ऑलरेडी उसके पास पहले थी। तो उसके बाद में क्या, उसने 20 से 2 और खरीद ली। फाइनली उसके पास क्या, लास्ट में 2 बची हैं जो कि खाली बोतल हैं। तो राइट आंसर क्या है, सी है। अगला आता है हमारा क्या, लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यदि एक नया डिब्बा गोलाकार डिब्बे की त्रिज्या पुराने गोलाकार डिब्बे की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो सीधी सीधी आप लोग याद रखिएगा कि अगर नए डिब्बे की त्रिज्या की पुराने डिब्बे की त्रिज्या से 2 गुनी अगर होती है, तो नए डिब्बे का पुराने डिब्बे के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 15 का यानी कि 8:1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन में 1 क्यूब। इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। एक डिब्बा 300 लीटर हाइड्रोजन गैस भरी है। प्रथम दिन में 100 लीटर हाइड्रोजन गैस की हानि हो जाती है और प्रत्येक दिन इसी पूर्ववर्ती खोए जाते हैं, ठीक होता जाता है। 1/3 आयतन का नुकसान हो जाता है। इस स्थिति में डिब्बा कब खाली होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, 100वें दिन में 150 लीटर गैस बचेगी। इसको भी आप एक एक करके सॉल्व करेंगे तभी आंसर आ पाएगा। सबसे छोटे उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल का एक वर्ग आता है, तो क्या आ सकता है इसमें, तो इसमें क्या होगा, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 117 का भी मैं अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये इमेज है, तो आप लोग जानते हो अगर ये सीधा इधर के लिए मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका इस वाले का हो जाएगा हमारा, आप लोग इमेज में देखेंगे जब, ये वाला यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। एक व्यक्ति एबीसी के साथ मिलकर के एक कारोबार चलाते हैं जिसमें हिस्सेदारी इनकी 17 है, 37 है, 47 है। कारोबार में क्या लिखा, कमाया गया कोई भी लाभ उनके हिस्से के अनुसार किस हिसाब से बटेगा। तो जो 1000 रुपये उसमें क्या, सी वाले का हिस्सा कितना होगा, कितना हो जाएगा हमारा, 2300 रुपये हो जाएगा। अब उसको कैसे निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकालिए, उसके बाद में परसेंटेज के हिसाब से सभी को बांट दीजिए। तो आज का लास्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी हम लोग लगा लेते हैं। 2 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि एक वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई सेंटीमीटर है। वृत्त के अंदर अंकित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वृत्त बनाइए उसके अंदर वर्ग क्या होगा वो आपको निकालना है। तो इस प्रकार से लास्ट के हम लोगों ने क्या, थोड़े से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली कर दिए, उनको हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया। उसका मतलब कि मेन रीज़न तो यही था कि थोड़ा सा टाइम और जगह की कमी होना। बाकी आप लोग अगर कहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अलग से वीडियो में कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो मतलब कि जो क्वेश्चन है सारे के सारे समझ में आए होंगे। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने सुझाव को अवश्य दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।